मुझको भरपूर विस्तार दो माँ, श्रेष्ठ सपनों का संसार दो माँ। मुझको भरपूर विस्तार दो माँ, श्रेष्ठ सपनों का संसार दो माँ। तो आपने ये शब्द सुना होगा कि आप में से बहुत से लोग अस्पताल गए होंगे, बहुत से की बहनें, भाभी या दीदी वगैरह गए होंगे अस्पताल, तो वहाँ पे सुना होगा डॉक्टर ने बोला होगा खून की कमी हो गई। तो खून की कमी का क्या मतलब होता है? जैसा कि संगीता जी ने बताया कि हमारे जो रक्त होता है, रक्त में हमारी 3 प्रकार की कणिकाएँ पाई जाती हैं, जिसमें हम आप लोगों ने कुछ लोगों ने इसके बारे में जाना भी होगा, रक्त या रुधिर कणिकाएँ जो लाल रंग की होती हैं, फिर सफेद रंग की और कुछ प्लेटलेट्स होती हैं। तो जो ये लाल कणिकाएँ होती हैं जिनको हम आरबीसी बोलते हैं अपनी भाषा में, तो ये क्या करती हैं हमारे पूरे शरीर में इनका दौड़ान होता है आर्टरी के नाम से कि आर्टरी होती है, वेन होती है और कैपिलरीज़ होती है। तो ये हमारे शरीर में पूरे शरीर में ऑक्सीजन फैलाने का काम करती हैं। ऑक्सीजन हमें क्यों चाहिए? ताकि हमें एनर्जी मिल सके, जो कि हम अपने लंग्स के थ्रू लेते हैं, अपने फेफड़ों के थ्रू हम जब साँस भरते हैं तो हमारे अंदर ऑक्सीजन का संचार होता है, जो कि इन आरबीसीज़ का काम होता है पूरे शरीर में फैलाना। अब क्या हुआ? हमारे शरीर में आरबीसीज़ हो गई कम। अब इससे हमें क्या-क्या दिक्कत हो सकती है? आरबीसीज़ कम हो गई, तो चूँकि गर्भस्थ शिशु है, तो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो बच्चे को तो अपना हिस्सा चाहिए, नहीं तो उसका शरीर कैसे बनेगा? तो बच्चा क्या करता है, बच्चा अपने हिस्से का जितना उसकी बॉडी के लिए नेसेसरी है, उतना आपके शरीर से ले लेता है और आपके शरीर में क्या होगा, आपका शरीर बहुत कमज़ोर होता चला जाएगा। इसके फलता क्या होगा? इसके फलता बहुत सारे दुष्परिणाम हो जाते हैं। क्या-क्या होता है? माँ को पूरे टाइम कमज़ोरी लगी रहती है, बहुत थकान, कोई काम करती है तो उसे एकदम लगता है कि ये काम पूरे चिड़चिड़ापन बना रहता है कि आपका शरीर तो कमज़ोर है, आप काम कर नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए खून की कमी बहुत ही आवश्यक विषय है जिसमें आपको जानना चाहिए कि क्या क खून की कमी का हमारा क्या वैल्यू होती है? जो हमारी डब्ल्यूएचओ और या हमारी सारी गाइडलाइंस कहती हैं, वो कहती हैं कि अगर हीमोग्लोबिन 11 से कम है, गर्भावस्था में, तो उसको हम बोलते हैं खून की कमी होना, 11 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो खून की कमी में क्या है हमारा कई ग्रेडिंग होती है। क्या ग्रेडिंग का मतलब होता है कि कम अल्प यानी कि माइल्ड एनीमिया, फिर उससे ज़्यादा कमी जिसे मॉडरेट एनीमिया बोलते हैं, फिर सीवियर एनीमिया मतलब बहुत ही कम हो गया। सीवियर एनीमिया का क्या होता है 7 ग्राम। इसका क्रम कहाँ से शुरू होता है? तो ये जो कार्यक्रम है खून की कमी जो है जिसको हम एनीमिया प्रिवेंशन और वो बोलते हैं, ये इसका हमने 1970 से हो रखा है इसका कार्यक्रम। 1970 से सरकार प्रयास कर रही है कि हमारी महिलाओं की जो है हीमोग्लोबिन बढ़े तो उनके बच्चों में खून की कमी ना हो। होता ये है कि शुरू के 6 माह बच्चे माँ का दूध पीते हैं। फिर उसके बाद जब उनका खान-पान उनके शरीर में ना खून का जो रिज़र्व है जो आपके शरीर में नहीं तो बच्चों के शरीर में भी नहीं होता। और जो शुरू के 6 माह होते हैं, इसमें बच्चे बहुत जल्दी-जल्दी बीमार पड़ते हैं। तो अगर आप इसको इस तरीके से भी लें कि अगर आप अपने लिए नहीं खा रहे तो कम से कम अपने गर्भस्थ शिशु के लिए खाइए। क्योंकि अगर आपने खून की जाँच नहीं कराई और उस कमी को पूरा करने के लिए दवाइयाँ नहीं खाई, तो फिर क्या होगा आपका बच्चा जल्दी-जल्दी बीमार पड़ेगा। तो सरकार ने सोचा कि अगर हम सिर्फ एक स्टेप लें, जिसमें हम माँ का भी ध्यान रखें और बच्चा, तो एक ही इंसान को खिलाने से बच्चा भी स्वस्थ हो रहा है और माँ भी स्वस्थ हो रही है। तो उसको उन्होंने टारगेट किया कि ये जो हमारी बच्चियाँ हैं, किशोरावस्था वाली बच्चियाँ, उनको हम टारगेट करें क्योंकि कल को चल के वो माँ बनेंगी, तो उनके शरीर में खून की कमी हो जाएगी। तो उन्होंने स्कूल्स में अब कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें बच्चों की जाँच होगी, फिर उनको दवाइयाँ दी जाएँगी, उनको एल्बेंडाज़ोल की टैबलेट दी जाएगी। तो मैं आपसे ये अनुरोध करूँगी कि अगर आपके स्कूल में ऐसा कोई कैंप होता है, तो आप कृपया उसमें अपना सहयोग प्रदान करें। अपने बच्चों की जाँच भी करवाएँ ताकि कम से कम समय पे इस चीज़ का खुलासा हो जाए कि उनको खून की कमी है या नहीं। ठीक है? फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि 5 साल तक के बच्चों को भी हम दवाई देंगे, ठीक है? तो इसलिए मैंने अपनी स्लाइड में इसका भी हीमोग्लोबिन का भी ज़िक्र किया है कि कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए बच्चों में और बड़ों में। अब हम इसके आगे चलते हैं। इससे पहला तो ये जानना ज़रूरी है कि हमें जो है खून की कमी जो हो रही है उसके लक्षण क्या है? तो एक तो मैंने आप लोग को क्या बताया क्या है आपको हमेशा कमज़ोरी लगेगी। कमज़ोरी का मतलब क्या होता है? कमज़ोरी का मतलब होता है कि आप जो है कोई भी काम करते हैं आपको हमेशा थकान लगी रहती है। आप थोड़ा-सा काम करेंगे आपको लगेगा अरे पहले तो मैं ज़्यादा काम कर लेती थी, अब तो मैं काम ही नहीं कर पा रही हूँ। आपको अक्सर सर दर्द रहता रहेगा। कभी-कभी आपको अपने दिल की धड़कन भी महसूस होगी। चक्कर आने जैसा महसूस होता है। पैरों में ना दर्द आपको लगेगा कि अरे मेरे पैरों में मेरी ये काफ जो हमारी ये पीछे की ये होती है, इनमें पैरों में पीछे बहुत दर्द हो रहा है। कभी-कभी किसी-किसी को बहुत नींद भी नहीं आती। हालाँकि इनके कुछ और भी कारण होते हैं, परंतु मुख्यतः ये उनके इन इसके एनीमिया के लक्षण ये हैं, जैसे कि छाती में दर्द होना या हृदय का भी एक संकेत हो सकता है, लेकिन खून की कमी में भी दिक्कत होती है इसकी। तो इसके लिए आपको ज़रूर से अपने डॉक्टर से जाके मिलना है कि हाँ, हमें क्या दिक्कत हो गई।
इसके अतिरिक्त मैं आपसे अब मैं कुछ आप लोग को महत्वपूर्ण बिंदु बताऊँगी, आप उनको कृपया नोट कर लें। सबसे पहला कि आपको डब्ल्यूएचओ कहती है कि हर प्रेगनेंसी में पहले वो कहती थी कि हर तिमाही में एक बार आप जाके चेकअप करा लो। तो पहला आप ये गाँठ बाँध लो कि हमें हर तिमाही में जाके अपने जो है चेकअप के लिए जाना है। ये नहीं कि हाँ, हमें जो है हम तो ठीक है, पहला बच्चा आराम से हो गया तो अब हम इस बार नहीं जाएँगे। ज क्योंकि अगर बच्चे जल्दी-जल्दी होते हैं, जल्दी का मतलब अगर आपने 3 साल से कम का गैप रखा है, तो आपके शरीर में खून की कमी हो जाएगी क्योंकि 3 साल लगता है एक माँ के शरीर को पुनः वापस तैयार होने में कि उसका शरीर मजबूत हो जाए, अगला बच्चा लेने के लिए लायक हो जाए, जब आप अगला बच्चा करना चाहते हो तो। इसके अतिरिक्त हमें क्या ध्यान रखना है? इसके अतिरिक्त जो ये हमारी गर्भवती महिलाएँ हैं, जब ये 3 बार की जाँच कराने जाएँगी, तो उनको कुछ दवाई बताई। शुरू की तिमाही के लिए एक दवाई बहुत ज़रूरी है, जिसे हम फोलिक एसिड कहते हैं। आपने बहुत से बच्चों को देखा होगा, ये एनीमिया से अतिरिक्त है बट ये आपके लिए ज़रूरी है इसलिए मैं अभी साथ में साझा कर रही हूँ इस जानकारी को। उनके ना गर्दन में पीछे या रीढ़ में कहीं भी फोड़ा होता है। तो इसलिए वो दवाई जो दी जाती है, जैसे ही आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप तुरंत जाके अपने डॉक्टर से मिलें और वो एक फोलिक एसिड की दवाई देंगे, वो आपको ज़रूर से लेनी है, जो कि 3 माह हम देते हैं ताकि ये वाली जो दिक्कत है, ये ना हो। और ये फोलिक एसिड जो होता है, ये खून बनाने में भी मदद करता है। इसलिए जितने भी आयरन के टैबलेट्स आते हैं, उनका फोलिक एसिड लिखा होता है, आयरन प्लस फोलिक एसिड। उसमें एक मिनिमम अमाउंट जो कि आपका 1.5 या 0.5 या 5 मिलीग्राम भी हो सकता है, वो उसमें एडेड होता है ताकि आपकी खून आपका बने क्योंकि खून बनाने के लिए 2 हिस्से महत्वपूर्ण हैं। एक हमें हीमोग्लोबिन चाहिए जो कि आयरन है, तो अभी मैं आयरन डाइट की बात करूँगी। दूसरा होता है ग्लोबिन जो कि प्रोटीन है। प्रोटीन के लिए क्या? प्रोटीन के लिए हमें अपने खाने में जैसे दाल हो गई, जो वेजिटेरियन डाइट के लोग हैं, उनको दालें ज़रूर से खानी हैं। इसके अतिरिक्त हमारा किसमें प्रोटीन मिलता है? इसके अलावा हमारा प्रोटीन मिलता है हमारे इन नट्स में जिनको हम कद्दू के बीज या जो हमारे इसमें तो हमारा आयरन अच्छा होता है और कैल्शियम अच्छा होता है, ठीक है? इसके अलावा मीट जो लोग मीट खाते हैं या एग खाते हैं, उनमें जो है हमारा ग्लोबिन पार्ट अर्थात प्रोटीन पार्ट अच्छा होता है, ठीक? आगे बढ़ा दीजिए दी। हमारे जब शरीर में खून की कमी होती है, हम क्यों पीछे पड़े हैं एनीमिया के? तो ये मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं। होता ये है कि गर्भवती महिला में जब वो खून की कमी होती है, कुछ में इतनी खून की कमी होती है कि वो बच्चे को 3 माह तक भी सस्टेन नहीं कर पाते, अर्थात उनके 2-3 माह में ही बच्चे गिरने लग जाते हैं, जिसको हम अबॉर्शन बोलते हैं या मिसकैरेज बोलते हैं, गर्भपात बोलते हैं। इसके अलावा जिनके शरीर में खून की कमी होती है, तो मैंने आपको बताया ना 3 प्रकार की कणिकाएँ पाई जाती हैं हमारे ब्लड में, तो आरबीसी तो ऑक्सीजन का कैरी करने का काम करती है, साथ में डब्ल्यूबीसी भी होता है। तो ये डब्ल्यूबीसी होता है, ये इन्फेक्शन से हमें बचाता है। तो जब हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है, तो साथ में हमारा जो शरीर होता है, वो संक्रमण के लिए बहुत प्रोन हो जाता है। मतलब ये बहुत जल्दी-जल्दी इन्फेक्शन पकड़ेंगे, जो बाकी लोगों को कम पकड़ेंगे, हमें बहुत जल्दी जिसके शरीर में खून की कमी है, उसको बहुत जल्दी-जल्दी हो जाते हैं। इसके अलावा क्या दिक्कत है? इसके अलावा ऐसी महिलाओं में देखा गया है कि इनका बीपी बहुत तेज़ी से बढ़ता है प्रेगनेंसी में, जिसको हम प्री एक्लेम्पशिया या एक्लेम्पशिया बोलते हैं। आपको लगेगा अरे पिछली बार तो आए थे डॉक्टर साहब बीपी तो हमारा बिल्कुल ठीक था, इस बार कैसे बढ़ गया? तो ये आखिरी का जो तिमाही होता है उसमें ये बीपी हमारा बढ़ता है। तो इसलिए आपको समय-समय पे जाके अपना बीपी ज़रूर से नपाना चाहिए। एक्लेम्पशिया क्या होता है? एक्लेम्पशिया मतलब दोहरे झटके पड़ जाना। आपने बहुत सी महिलाओं को देखा होगा कि अचानक सब ठीक था, घर में काम कर रही थी, वो अचानक उसको हाथ-पैर हिलने लगे और बेहोश हो गई और मुँह से झाग आने लगा। तो इसको हम बोलते हैं कि ये प्रेगनेंसी के टाइम पे जब इस तरह के दौरे झटके आते हैं, इसको एक्लेम्पशिया बोलते हैं। इसके अलावा बहुत जल्दी-जल्दी जो है प्री टर्म लेबर पेन का मतलब होता है जब उनका समय से पूर्व उनका जो है डिलीवरी हो जाए। तो अब कम दिनों के बच्चे पैदा होंगे तो क्या होगा? उनको फिर आईसीयू में रखना पड़ेगा। फिर इससे क्या होगा? बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। हो सकता है बच्चा क्योंकि एक पूरे समय का बच्चा होता है, एक कम दिनों का बच्चा होता है। तो अगर पूरे दिनों का बच्चा नहीं होता, जो कम दिनों के बच्चे होते हैं, उनको भी काफ़ी रिस्क रहता है इन्फेक्शन का, फिर उन्हें एनआईसीयू में भर्ती करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त जो दीदी ने बताया कि खून की कमी होना, उस टाइम जब डिलीवरी होती है, उस टाइम काफ़ी सारी ब्लीडिंग होती है। तो अगर सामान्य जिसका हीमोग्लोबिन सही है, अगर उसको ब्लीडिंग होती है, उसकी तुलना में एक महिला जिसका हीमोग्लोबिन कम है, उसको ब्लीडिंग होती है, तो अगर इसको केवल 5 एमएल ब्लीडिंग हो गई और जो दूसरी महिला है, जो एनीमिया है जिसको, उसको 5 एमएल की ब्लीडिंग हो गई, तो जो एनीमिया वाली महिला है, उसको जो है बहुत रिस्क हो जाता है। वो बेहोश तक हो सकती है, उसकी जान भी जा सकती है क्योंकि उसके शरीर में खून की पहले से ही कमी थी और वहीं जो महिला जिसका 11-12 हीमोग्लोबिन था, उसको कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक रहेगी। उसको अगर हमें आगे जाके आयरन की टैबलेट देनी है या इंजेक्शन देना है या ब्लड चढ़ाना है, तो उससे उसकी पूर्ति हो जाएगी, लेकिन वो जानलेवा नहीं होगा। दीदी मैं बहुत तेज़ तो नहीं बोल रही हूँ, मुझे उम्मीद है कि मेरी महिलाओं को समझ आ रहा होगा।
प्रतिभा थोड़ा-सा थोड़ा धी स्लो, थोड़ा स्लो, हाँ, आराम-आराम थोड़ा-सा से। धीमे बोलूँ मैं, हाँ, हाँ, थोड़ा-सा हाँ। धीमे, थोड़ा-सा यस। मेरी हैबिट में से थोड़ा-सा हाँ, मुझे नहीं लगा तो कि शायद मुझे कहीं हाँ, ऐसा ना हो। नहीं वो फिर ग्रास्प करने में मेडिकल चीज़ें हैं ना, तो थोड़ा हाँ, हाँ, ग्रास्प करने के लिए थोड़ा थोड़ा ही समय लगेगा उनको। जी, जी। फिर इसके अलावा मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि महिलाओं में ना जो एनीमिया होता है, हमने ये देखा है हमारे यहाँ बहुत सी सीरियस महिलाएँ भी आती हैं, तो उनमें एनीमिया ज़रूर से जुड़ा होता है। मतलब हर चीज़ में, चाहे वो उसकी मृत्यु उसको हार्ट डिज़ीज़ ही क्यों ना हो, लेकिन उसके साथ में अगर मॉडरेट एनीमिया है, तो उसकी जो मृत्यु का चांस होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है। वहीं वो महिला जिसको केवल कार्डियक डिज़ीज़ थी लेकिन एनीमिया नहीं था, उसको हम बचा लाते हैं। तो एनीमिया एक जोंक की तरह हर उसके साथ चिपका हुआ है जो खून सक कर लेता है हमारा। मतलब अगर एनीमिया आपको है तो आपको सामान्य बीमारी में तो रिस्क है ही। इसके अलावा अगर आपके साथ कुछ और दिक्कत भी जैसे आपका बीपी बढ़ा हुआ है या शुगर बढ़ा हुआ है, तो उसमें जो है मरीज़ को इन्फेक्शन का खतरा, उसके टाँके खुलने का खतरा, अगर ऑपरेशन हुआ है या इवन नीचे जो हम एपिज़ोटमी जिसको बोलते हैं ना नीचे के टाँके लगाते हैं, उसका भी बहुत खतरा है, वो भी खुल जाता है। तो एनीमिया एक बहुत ही ऐसी चीज़ है जो हम बिल्कुल बचा सकते हैं खुद को, एनीमिया मुक्त भी कर सकते हैं और अगर आप एनीमिया युक्त हैं तो आपको 50 चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। फिर आप सोचोगे कि अरे! हम तो बिल्कुल ठीक थे, फिर डॉक्टर साहब ने ज़रूर इनके इसमें कुछ दिक्कत हो गई या अस्पताल में इन्फेक्शन हो गया है, क्या हो गया? तो आपका शरीर उस चीज़ के लिए तैयार नहीं था। तो पहले हमें अपने शरीर को मजबूत बनाना होगा। कैसे जैसे लोहा मजबूत होता है ना, वैसे ही हमें खाने में लोहा लेना है ताकि हमारा शरीर लोहे से हमारा आयरन हमारी बॉडी में जाए और हम मजबूत हो सकें। ये तो हो गए माँ को होने वाले खतरे। अब हम बात करते हैं कि बच्चे को क्या खतरा है? सिर्फ माँ को ही खतरा नहीं होता, बच्चे को भी खतरा होता है। क्या होता है ये देखा गया है जो खून की कमी होती है, उसमें अगर मान लो 100 महिलाएँ हैं जिनमें खून की कमी है, उनके 100 में से 10 या 7 से 10 बच्चों की मृत्यु हो जाती है, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो हम इन बच्चों को बचा सकते हैं, सिर्फ कैसे? कि आपको अपनी खून की चेकअप करानी है पहला, दूसरा डॉक्टर साहब जो दवाई बताएँगे वो लेनी है। जिनको खून की कमी नहीं भी है, उनको भी दवाई लेनी है। मैं अभी उसके बारे में भी बात करूँगी आपसे। फिर क्या हुआ? बच्चों का वज़न कम है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि प्रीटर्म लेबर वाले बच्चे थे, इसके अतिरिक्त जिनके पूरे दिनों के भी बच्चे हैं, उनके भी वज़न कम होते हैं, क्यों? क्योंकि मदर के शरीर में खून जो ले जाने वाली ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, वो तो कम है, तो बच्चे को इतनी सप्लाई नहीं मिल पाई, तो क्या होगा? बच्चे का वज़न भी कम हो सकता है। और ये देखा गया है कि जो खून की कमी होती है, ये केवल हमारे हिंदुस्तान में जो मोस्ट कॉमन है, वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। ये क्या होता है? हमारे खाने में कमी है, कि हमारा खाना लोहा युक्त नहीं है, इसलिए हमारे शरीर में खून की कमी हो रही है, जिसे न्यूट्रिशनल एनीमिया भी बोलते हैं। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से कारण होते हैं, जैसे 1% लोगों में ना पैनसाइटोपिनिया की बीमारी होती है, मतलब उनका शरीर बना नहीं पा रहा है। किसी-किसी में थैलेसीमिया की बीमारी होती है। तो जो महिलाएँ खा भी रही हैं दवाई, इसके बाद भी हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा, तो हम उनके आगे के टेस्ट कराते हैं। उनका थैलेसीमिया का टेस्ट कराना पड़ता है, बोन मैरो टेस्ट कराना पड़ता है, किसी-किसी को ल्यूकीमिया या लिम्फोमा भी होता है। तो वो जाकर के हमारी जो आरबीसी बनाने वाले तत्व है, वहाँ जाके बैठ जाता है और फिर हीमोग्लोबिन बॉडी में बनने नहीं देता। तो वो कारण बहुत ही कम मात्रा में लेकिन 80% तक हमारे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पाया गया है, जो हम सिर्फ खाने से ठीक कर सकते हैं। मैम दीदी नेक्स्ट स्लाइड। क्या होता है, तो हमें किन हमारे लिए इसलिए मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ? मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि हमारे पास मरीज़ आते हैं और वो कहते हैं कि अरे दीदी खून की तो कमी है, अभी कल ही ओपीडी में हमने मरीज़ देखी 6 ग्राम हीमोग्लोबिन उसका, उसकी साँस बिल्कुल फूल रही, चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ा हुआ है, जीभ उसकी बिल्कुल सफ़ेद, हाथ बिल्कुल सफ़ेद। आप कैसे जान सकते हैं? तो पहला ये कि हमें एंटीनेटल टेस्ट कराने हैं, दूसरा जो दवाई हमें दी जाती है, पहले शुरू की तिमाही में क्या? फोलिक एसिड, उसके आगे हमें क्या-क्या दवाई लेनी है? 2 दवाइयाँ बहुत महत्वपूर्ण। तो अब क्या दिक्कत हुई? अब ये हुआ कि हमारे जो शरीर में खून की कमी हुई, तो हमारी गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए? पहला मैंने क्या-क्या बताया? तो आपने क्या-क्या बिंदु नोट किया? पहला बिंदु ये नोट करना है कि हमें तीनों तिमाही में दिखाना है। जैसे ही आपको पता चले प्रेगनेंसी है, जाके फोलिक एसिड डॉक्टर से लेनी है। तो मैंने क्या बताया, क्या-क्या बिंदु नोट करेंगे? पहला कि जैसे ही आपको पता चले कि आपको प्रेगनेंसी है, आप जाएँ, फोलिक एसिड दिखा के आएँ। अच्छा, उस समय एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ होती है। उस समय क्या जानना ज़रूरी है? उस समय महिलाओं को ना बहुत उल्टी, मितली ये सब बड़ा महसूस होता है। तो बहुत सी महिलाएँ ना बस सहती रहती हैं कि हाँ, हो रहा है, कोई बात नहीं। फिर घरवाले बताते रहे, नहीं होता है, होता है। तो आप आएँ, इसकी भी दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं। तो आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा क्या इम्पोर्टेंट है उस समय एक चीज़ होती है जिसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। ये 2 बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जानलेवा होती हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। पहला बच्चे के लिए फोलिक एसिड का इंटेक बहुत ज़रूरी है ताकि उसको जो ये यहाँ पे फोड़ा वगैरह बनता है वो ना बने। दूसरा एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है शुरू में जो बच्चा होता है 100 में से 2 महिलाओं में देखा गया है कि उनका बच्चा बच्चेदानी में नहीं है, बल्कि कहीं बाहर है। तो वो बड़ा जानलेवा होता है, तो इसलिए शुरू का एक अल्ट्रासाउंड।
मैं सिर्फ एक ही 2 बातें बताऊँगी, पर आप कृपया उनको नोट कर लें और ये बात आप बाकी महिलाओं को भी बताएँ। ठीक है? तो पहला ये कि आपको जैसे ही टेस्ट पता चले प्रेगनेंसी है, आप तुरंत जाएँ, दिखाएँ, अपना एक अल्ट्रासाउंड कराएँ कि बच्चा सही जगह है या नहीं, दूसरा फोलिक एसिड खाएँ। फिर अगले उसमें हमें क्या-क्या है और ब्लड टेस्ट कराएँ, ठीक है? जिसमें हीमोग्लोबिन हमें पता चल जाएगा। अगली तिमाही में हमें क्या करना है? अगली तिमाही में हमें एक एल्बेंडाज़ोल की टैबलेट मिलती है जिसे हम डीवर्मिंग कहते हैं। अभी मैं इसके बारे में अभी विशेष रूप से आगे बात करूँगी, वो ज़रूर लेनी है। आपने सुना होगा नहीं कीड़े वाली दवाई, तो वही है डीवर्मिंग वाली दवाई। तो हमें कीड़े खत्म करने वाली दवाई ज़रूर से खानी चाहिए। अब तो हमारी सरकार ने इसे नेशनल प्रोग्राम में डाल दिया है कि हर महिला को जैसे ही पहली तिमाही खत्म हो जाए, तो दूसरी तिमाही या जब भी वो आए, दूसरी तिमाही, तीसरी उसको वो दवाई ज़रूर से इवन अगर वो डिलीवरी के टाइम भी आ रही है, तो डिलीवरी के बाद उसको दे दिया जाए, ताकि उसके जो है हीमोग्लोबिन की जो ये एक वर्म्स की वजह से एक कारण होता है ना, वो खत्म हो जाए। ठीक है? और क्या करना है हमें दूसरी तिमाही में आगे अपना एक विशेष अल्ट्रासाउंड होता है वो कराना है और दवाई आयरन कैल्शियम की जिसके विषय में हम विशेष रूप से बात करेंगे, ज़रूर करवाना है। तीसरी तिमाही में क्या करना है बीपी ज़रूर नापना चाहिए ताकि हमारी प्री इक्लेम्पशिया पकड़ में आ जाए। ठीक? तो अभी हमने बात करी कि जब हम प्रेगनेंसी होती है उस समय क्या-क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, बीपी बढ़ सकता है, एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु लिखा है कार्डियक फेलियर। इसके विषय में आप लोग का ध्यान मैं चाहूँगी। ये क्या होता है आपने बहुत सी महिलाओं को देखा होगा वो ऐसे ऐसे करके साँस लेती हैं। क्या होता है कि हमारा कार्डियक फेलियर कब हो जाता है जब खून की कमी इतनी हो जाए, इतनी खून की कमी हो जाए कि आपका हार्ट फेल होने लगता है क्योंकि हार्ट को काम करना होता है। अब शरीर में खून तो है नहीं, लेकिन ऑक्सीजन हर जगह जानी है। तो क्या करता है हार्ट बहुत प्रयास करता है। मतलब हमारी बॉडी भगवान ने ऐसे बनाई है कि वो मैक्सिमम काम करती है टिल द एंड जब तक वो बिल्कुल फैल के खत्म ना हो जाए, जिसे हम कार्डियक फेलियर कहते हैं। जब तक वो अपना काम बिल्कुल ना खत्म कर दे और जब वो रुकता है तो हमारा शरीर रुक जाता है। तो हमें उस लेवल तक नहीं जाना है। जैसे आपको लगे नहीं मुझे बहुत ज़्यादा साँस फूल रही है, नसें हमारी यहाँ की बहुत चमकने लगती हैं जिसको हम नेक वेन्स एंगॉर्जमेंट बोलते हैं। साँस फूलना, कमज़ोरी आना और कभी-कभी इसमें जब जैसे ही वो लेटेंगी, तुरंत उनकी ना एकदम वो लेट नहीं पाएँगी। तो ये 2-3 लक्षण हैं, ये जो आपको समझने चाहिए कि अच्छा नहीं अब मुझे दिक्कत हो रही है, अब मुझे ज़रूर से अस्पताल ले जाना है। मैं इसलिए क्यों बता रही हूँ ये बात? क्योंकि हमारी गर्भवती महिलाओं के साथ जैसे कुछ बहुत सारी हमारी सास होती हैं या माएँ होती हैं, अरे नहीं ये तो सब होता रहता है। तो आपको पता होना चाहिए खतरे की घंटी कहाँ बज रही है। तो ये खतरे की घंटी है। तो इसलिए आपको ये बिंदु ज़रूर से ध्यान रखने हैं। ठीक है? फिर क्या हुआ डिलीवरी के टाइम ब्लीडिंग बहुत हो सकती है, जिसको हम पीपीएच कहते हैं। फिर क्या हो सकता है, डिलीवरी के बाद क्या-क्या दिक्कत आती है, डिलीवरी के बाद ऐसी जो माएँ होती हैं ना, उनको इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ता है। वो अपने बच्चों को दूध नहीं पिला पाती हैं और उनके जो घाव होते हैं ना, वो बहुत अच्छे से नहीं भरते हैं। ठीक है? तो इसलिए मैंने स्पेशली सीवियर एनीमिया के विषय में अवश्य लिखा क्योंकि हार्ट फेलियर बहुत खतरनाक है और जब हार्ट फेलियर हो जाता है उसके बाद शॉक। मतलब हम कहीं से भी अपना वो नहीं तैयार हमारा शरीर जो है जीवन रक्षक दवाओं पे लेना पड़ता है अगर आप अस्पताल में आ गए। इसके बाद तो मरीज़ की जान पे बनाती है, उसे बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए पहला ये कि सीवियर एनीमिया जानलेवा है, ठीक है? तो हमें उस लेवल तक नहीं जाना, हम इसे रोक सकते हैं। ये यहाँ पे अगर खून की कमी हो गई तो दिक्कत है, तो हमें इस तरफ रहना है। हमें अपना खून इतना बना के रखना है कि हम इस हालत में ना पहुँचे, ठीक है? अब हम आगे बात करते हैं कि हमें क्या से हम इसे रोकें? तो 2 शब्द लिखे हैं मैंने प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट। प्रिवेंशन क्या होता है? हम होने ही ना दें। हम क्यों अनीमिक हों? ना हम अनीमिक होएँ, ना हमको ये सारी प्रॉब्लम होए। ठीक है? तो हम कैसे इसको रोक सकते हैं? होता ये है कि जो जैसा मैंने आपको पहले एक बात बताई कि बच्चा जो होता है अपना शरीर उसका जो बन रहा होता है तो माँ के शरीर से सारे तत्व लेता है। तो माँ के शरीर में होए हीमोग्लोबिन या ना होए वो अनीमिक हो बच्चा अपना ले लेगा। तो इसलिए क्या होता है कि हमें हर महिला को पहले हमारी सरकार ने बोला था हर महिला को 100 दिन की गोली खानी है आयरन की। अब क्या हो गया है अभी डब्ल्यूएचओ और सबने इसे परिवर्तित किया। उन्होंने देखा कि खून की कमी बहुत हो रही है हमारे यहाँ। तो उन्होंने कहा 180 दिन, 180 प्लस 180 ये कांसेप्ट आ गया है। तो मतलब आपको 180 टैबलेट खानी है और ये खानी है प्रेगनेंसी में और उसके बाद डिलीवरी के बाद भी 180 टैबलेट खानी है। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हमारा रिज़र्व बन जाएगा अच्छा हीमोग्लोबिन का। फिर क्या होगा हम जब बच्चे को दूध पिलाएँगे तो बच्चे को भी जो है हमारे उसको भी खून की कमी नहीं होगी, बहुत जल्दी-जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा। ठीक है? तो ये अभी एक नया चेंज आया है हमारे एंटीनेटल केयर में। और क्या करना है? किशोरियों से शुरू किया गया कि किशोरियों को भी आयरन खिलाओ, ताकि वो जो है जब उनकी मैरिज हो, फिर जब उनके बच्चे हो तो वो एनीमिक ही नहीं होंगी। ये सब हमें करना क्यों पड़ रहा है? अभी मैं यहीं पे आपसे 2 बातें कहना चाहूँगी कि शुरुआत में हमारे हिंदुस्तान में ना हम लोग एनीमिक नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे? क्योंकि पहले हमारा गुड़ हम लोग खाते थे। गुड़ चना खाने की बहुत सुंदर पद्धति थी। अभी भी बहुत से घर में बहुत से लोग जैसे हमारे यहाँ पे ये पद्धति चलती है, शाम को एक बार ज़रूर हम लोग गुड़ चना ज़रूर खाते हैं और खाना खाने के बाद गुड़ ज़रूर खाते हैं।
और वो बड़ी स्वादिष्ट लगती है। तो पर अब क्या है, अब ये हो गया कि वेस्टर्न लोगों ने हमें दिखा दिया कि नहीं भाई गुड़ खाना तो बड़ा देहाती है, इसको नहीं खाएँगे। जबकि गुड़ में ऐसे तत्व पाए गए, पहले हमारी हर मिठाई गुड़ से बनती थी, तो हम वही खाते थे, तो हम अनीमिक कभी होते ही नहीं थे। जब से ये चीनी का प्रचलन बढ़ गया, हम चीनी की तरफ झुक गए, तब क्या हो गया, हमारे शरीर में खून की कमी हो। फिर इस ये इतना कम नहीं था, इसके बाद आ गया ये कोल्ड ड्रिंक्स, इसके बाद और क्या आ गया, इसके ऊपर आ गया चाइनीज़ फूड, जो ये हमारा सारा ये हम लोग खाते हैं ना नूडल्स, बर्गर, और आजकल के बच्चे यही खाते हैं। अब वो अगर बैठ के गुड़ चना खाएँगे तो उनका साथी हँसेगा, "अरे! ये देखो गुड़ चना खा रही है, ये देखो ये क्या खा रही है।" जबकि हमारी जो वैज्ञानिक पद्धति जो हमारे ऋषि-मुनियों ने बताई थी, वो इतनी अच्छी थी कि उससे जो है खून की कमी होती ही नहीं थी। इसके अलावा हम लोग एक खाने में और एक बहुत अच्छी बात हमारे यहाँ होती थी कि दाल में नींबू ज़रूर डालना है। आप में से बहुत से लोग डालते होंगे, और बहुत से लोग आज की जनरेशन को तो पता ही नहीं कि दाल में नींबू भी डाला जाता है। तो जो हमारी ये जनरेशन है, यही आगे चल के इनके प्रेगनेंसी की अवस्था आएगी, तो ये जो बच्चे हैं, इनको ये लगता है ये बड़ा मॉडर्न और ये चीज़ है। बट ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये स्वास्थ्य है हमारा। तो इसे हमें बहुत प्राइड के साथ, बहुत गर्व के साथ इसको हमें लेना चाहिए कि नहीं, ये खाना स्वास्थ्यवर्धक है, इसलिए हम खाते हैं। इसमें कोई, बल्कि आपको मैं ये बता दूँ, ये जो हमारा हल्दी वाला दूध है, ये विदेशों में लट्टे, यानी कि वो उसको हल्दी दूध बोलते हैं और वहाँ बेचते हैं, और वो उसको पीते हैं डॉलर्स में। जिसको हम लोग यहाँ ऐसे ही, जैसे चोट लगी तुरंत हल्दी दूध पिला दिया। तो हमें अपने इंडियन कल्चर्स और अपने रिचुअल्स पे भरोसा रखना चाहिए, और उसपे विश्वास जताना चाहिए, और उसपे बहुत ही गर्व भी करना चाहिए। ठीक है? तो ये हो गई बात हमारी। अच्छा, अब इसके साथ क्या महत्वपूर्ण है? इस पे मैं थोड़ा-सा समय लूँगी आपका, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे हमारी भी ओपीडी बहुत ज़्यादा रहती है, तो हम ना बता नहीं पाते मरीज़ों को कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। अब जैसे एक बड़ा-सा क्रॉस बना हुआ है चाय-कॉफ़ी पे। ठीक है? यस है नींबू पे, ठीक है? यहाँ पे देख रहे हैं ऑरेंज फ्रूट्स, आँवला है, ऑरेंजेस हैं, नींबू है, ये आप खा सकते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे आयरन अब्ज़ॉर्प्शन को बढ़ाते हैं। तो इस चीज़ को हमारे खाने में, हमारी डाइट में क्या किया, हमारे पूर्वजों ने क्या बोला कि आप दाल में नींबू डाल के खाओ। ठीक है? तो क्या होगा, उससे बढ़ेगा आयरन। फिर क्या, चाय-कॉफ़ी तो बाद में आई है, तो चाय-कॉफ़ी लेने से ये ना बाधित करता है। ये कभी भी आयरन का अब्ज़ॉर्प्शन होने ही नहीं देता। सपोज़ आपने दवाई खाई, फिर आपने तुरंत चाय पी ली, क्योंकि अब हम लोग को चाय की बहुत बुरी आदत लग गई है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो है चाय, जब भी आप अपने आयरन की टैबलेट खाएँ, उसके साथ नहीं लेना है। बहुत से लोग तो चाय ली और साथ में आयरन की टैबलेट खा गए। तो बिल्कुल ही गलत है, उसको कोई फ़ायदा ही नहीं है आपकी टैबलेट लेने का। इसके अलावा अगर आपको लेना है तो आप सादे पानी से ले लो, या फिर आप नींबू पानी से ले लो। ठीक, ये बात आप गाँठ बाँध लीजिए। दूसरी बात क्या गाँठ बाँधनी है कि आपको जो आयरन की टैबलेट है, वो कभी चाय या कॉफ़ी के साथ नहीं लेनी है। किसके साथ लेनी है? हो सके तो नींबू पानी, नहीं तो साधारण पानी के साथ लेनी है, ठीक? दूसरा दुश्मन कौन है अब्ज़ॉर्प्शन का? हमारा कैल्शियम टैबलेट। हम क्या-क्या देते हैं? हम आयरन देते हैं, हम कैल्शियम देते हैं। अब हुआ क्या, आयरन कैल्शियम की ऐसी दुश्मनी है। तो आयरन कैल्शियम को अब्ज़ॉर्ब नहीं होने देता, कैल्शियम इसको अब्ज़ॉर्ब नहीं होने देता। तो हमारा दोनों ही खाने का कोई फ़ायदा नहीं। तो क्या करना है? दोनों के बीच गैप रखना है। कैसा गैप रखना है? खाना खाने के तुरंत बाद आपको कैल्शियम ले सकते हैं आप, उसके 2 घंटे बाद आप आयरन ले सकते हैं। आयरन के साथ थोड़ी-सी प्रॉब्लम ये है, थोड़ा गैस्ट्राइटिस करता है। हालाँकि अभी नए-नए प्रिपरेशन आ गए हैं, जिसमें आपको गैस्ट्राइटिस मतलब गैस बहुत बनती है, ठीक है? पेट में आपको लगेगा दर्द हो रहा है या छाती में दर्द हो रहा है, तो थोड़ा-सा गैस बनने लगती है। तो वो आपको, आप ऐसा करेंगे, आप इसलिए खाना खाने के 2 घंटे, मतलब थोड़ा-सा खाना हमारा नीचे की आँत में पहुँच गया है, पेट थोड़ा-सा खाली हो गया, तो एसिड बहुत ज़्यादा नहीं बनता। तो इस बिंदु को आप याद रखेंगे, आयरन कैल्शियम की दुश्मनी है, साथ में कभी नहीं खाना है। चाय-कॉफ़ी कभी नहीं लेना है, ठीक है? तो ये बिंदु नोट कर लीजिए। आगे दीदी? ये जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता रही थी कि सरकार ने, ये मैंने सरकार जो डब्ल्यूएचओ की साइट है और हमारी इंडियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री की साइट है, ये मैंने वहाँ से इसको निकाला है आपके लिए कि हमें जो है हर गर्भवती महिला को दूसरी तिमाही या तीसरी तिमाही में एक डीवर्मिंग यानी कीड़े वाली दवाई जरूर देनी है, और 180 टैबलेट हमें देनी है आयरन की और कैल्शियम की। ऐसे ही जो हमारी धात्री महिलाएं हैं जो बच्चे को दूध पिलाती हैं, उनको भी डिलीवरी के बाद 6 महीने तक आयरन और कैल्शियम जरूर से लेना है। ठीक है? तो ये याद रहेगा, लेना है। हाँ, अगर आप नहीं ले पा रहे हो तो आप बंद नहीं करोगे। क्या करोगे? आके अपने डॉक्टर से मिलोगे कि डॉक्टर साहब ये हम खा नहीं पा रहे हैं, हमें बहुत गैस्ट्राइटिस हो रही है, हमें बहुत कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो हम आपकी मदद करेंगे, हम दूसरे प्रिपरेशन पे ले लेंगे। ठीक है? दीदी नेक्स्ट स्लाइड लगा दीजिए। अब हम बात करते हैं खाने में हम क्या खाएँ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो हो गया कि हमें क्या टैबलेट लेनी है, सरकार ने हमें क्या दिया है। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया, ये 180 टैबलेट, 180 प्लस 180 टैबलेट, ये हमारी प्रोफाइलैक्सिस है, यानी कि एनीमिया हमारा ना होए। होता ये गर्भवती महिला का हीमोग्लोबिन तो कम होना ही है।
ठीक है, क्यों कम होना है? क्योंकि बच्चे को जाना है। तो क्या होगा, इसलिए हम 180 टैबलेट दे रहे हैं ताकि माँ स्वस्थ रहेगी, तो ना तो उसको डिलीवरी के समय समस्या होगी, ना उसके बाद होगी, ना बच्चे को समस्या होगी। ये हमारा प्रिवेंशन वाला फॉर्म था, इसलिए हमने इसमें आयरन टैबलेट आपको दिखाया है और हमने दिखाया विटामिन सी के साथ खाएँ और ये टैबलेट खाएँ, ये प्रिवेंशन था। जिसको है एनीमिया, मान लो कुछ ऐसी हमारी गर्भवती महिलाएँ हम भी होंगी जो पहले से एनीमिक हैं, किसी को 6 ग्राम है, किसी को 8 ग्राम है, ठीक है? तो जिसका 7 ग्राम से कम है, उसको तो ज़रूर से अपने डॉक्टर से मिलना है, तो वो डॉक्टर आपको आपके लिए इंजेक्शंस या ब्लड या जिसकी भी ज़रूरत होगी, वो आपको बताएँगे। कार्डियक फेलियर के साइंस तो नहीं है, वो एक अलग बात है। जिनका मॉडरेट एनीमिया यानी कि इनका 7.1 से लेकर के 11 के बीच में है, वो हमारी एनीमिक महिलाएँ हैं, तो उनकी जो दवाई की टैबलेट होती है, वो डबल डोज़ होती है। इसमें 1 टैबलेट लेनी होती है, उसमें 2 टैबलेट लेनी होंगी। अब किसी ने कहा है कि टैबलेट जो है अलग-अलग ही लेनी है, एक साथ नहीं लेनी है आयरन, कैल्शियम, ठीक है? ये याद रखिए। अच्छा, अब हमारे खाने में हम क्या करें? जो महिलाएँ हमारे हमेशा तो हम गोली नहीं खा सकते और एनीमिया ऐसी चीज़ है जो हम बिल्कुल नहीं चाहते हमारे बच्चों को भी ना हो, हमारे घर में। अब इस टाइम का ये समय आ गया है कि लड़कों में भी, क्योंकि सबका खान-पान बदल गया है, वो भी वही चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर खाने वाले बच्चे हैं, तो उनको भी कमी हो रही है। उनको भी हरी पत्तेदार सब्ज़ी तो देख के ही मुँह बनाना शुरू कर देते हैं कि भई हमें तो खानी नहीं है ये, ठीक है? तो अब हमें क्या करना है, हमें उसको बड़ा इंटरेस्टिंग बनाना है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हरी पत्ते सब्जी में हमारी पालक, बथुआ, चौलाई जो साग बना-बना के हम लोग खाते थे, तो वो जैसे खाएँ, आप क्या कर सकते हैं, उनका पराठा बना सकते हैं। आजकल तो लोग इसको, मैं तो पुलाव में भी डाल देती हूँ अपने बच्चों को खिलाने के लिए, वो चावल खा लेता है, तो मैं इसको ग्रीन कलर का बता करके या ऐसा बता करके उसको खिला देती हूँ। तो आप भी अपने बच्चों को इस तरीके से खिला सकते हैं। और बहुत सारे आप यूट्यूब पे सर्च करोगे कि हम ऐसी कौन-सी हेल्दी चीज़ें हैं, इनको एक अलग रूप में प्रस्तुत करें तो बच्चे एकदम, उनको इससे हेल्थ से तो मतलब नहीं, उनको टेस्ट से मतलब है और टेक्सचर से मतलब है, तो आप उस चीज़ को दूसरी तरीके से आप प्रेज़ेंट करें अब उनके सामने। एक एक सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक मैं इनको स्लाइड शेयर करती हूँ, अभी इस बार अगर नहीं करी तो आगे कर दूँगी। जी, आयरन की एक अब इनको आहार में दिखाते हैं, जी। डिफरेंट रेसिपीज़। अरे वाह! उसमें डिफरेंट रेसिपीज़ हैं, बस उसमें एक शर्त होती है कि इनको उसको सात्विक तरीके से बनाना है। वो तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ, तरला-दलाल की रेसिपीज़ हैं, बस प्याज़, लहसुन नहीं डालना है और हुँ। नॉन-वेज हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं क्योंकि वो सात्विक नहीं है, संस्कारित नहीं है, ठीक है? जी, बिल्कुल। वो कर सकते हैं। जी, जी। तो मैं इसलिए मैंने रखा सब कुछ है जानकारी के लिए, लेकिन इसके आगे मैं वो तरीके भी बताऊँगी जिसमें हम सात्विक तरीके से भी हीमोग्लोबिन बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे ज़रूर लिखा है कि मीट और सी फूड में हमारा अच्छा आयरन होता है, लेकिन जो है हमारा वेजिटेरियंस, जैसे हम लोग हमेशा वेजिटेरियन रहे इंडियंस, ठीक है? पर वो कभी एनीमिक नहीं होते थे क्योंकि हमारी डाइट में ऐसी चीज़ें रहती हैं, जैसे स्प्राउट हो गया, मतलब जो हम अंकुरित करके बनाते हैं, जैसे हमारा ये स्वीट पोटैटो जिसको हम वो बोलते हैं हिंदी में, जो हमारा चुकंदर, वो चुकंदर में तो ख़ैर होता ही है आयरन, और क्या कहते हैं इसको, शकरकंद, ठीक है? ये हो गया, और उसके अलावा हमारे जो ये बीज हैं, ये कद्दू के बीज, ये जो हमारे सनफ्लावर के सीड्स में इतना सारा आयरन और कैल्शियम होता है, हमारी मूँगफली हो गई, हमारे ये फ्रूट साथ में, ये एप्रिकॉट जो खुबानी होती है ना, पर इसमें ये फ्रूट्स के साथ इम्पोर्टेंट है, जो जहाँ का है लोकल फ्रूट खाओ। जैसे वाटरमेलन बहुत आता है। हाँ, ये जो एक किसी का भी मैसेज आया है कि सूट नहीं करती है, तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इसमें थोड़ा-सा आयरन एब्ज़ॉर्ब, क्योंकि आयरन की बहुत सारी प्रिपरेशन है। आयरन सल्फ़ेट हमें सरकार देती है, तो इसके लिए हमने उसमें डाला हुआ है, सरकार को एक प्रोजेक्ट भेजा हुआ है, क्योंकि आयरन सल्फ़ेट ना हमारे स्टमक पे थोड़ा-सा हार्ड होता है। हालाँकि आयरन सल्फ़ेट इसलिए रखा गया था, क्योंकि ये जो है हीमोग्लोबिन बहुत तेज़ी से बढ़ाता है, इसलिए इसको रखा गया था गवर्नमेंट सप्लाई में। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि हमारे बहुत सी महिलाएँ इसको खा नहीं पा रही है, उसका एक रीज़न ये है कि हम बड़े तनाव में रहते हैं। तो ऑलरेडी एसिड एसिड हमारे बॉडी में ज़्यादा बन रहा होता है, तो इसलिए आयरन सल्फेट थोड़ा-सा वो एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाए, इसके और भी बहुत सारी प्रिपरेशन हैं, जो हम दे सकते हैं। इसीलिए कभी भी आपको लगे कि हमें सूट नहीं कर रहा है आयरन प्रिपरेशन, तो अपने डॉक्टर से मिलके अपनी दवाई बदलवा लें आप। ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड दीदी। और जो रेसिपीज़ वाली बात दीदी ने बताई उसको ज़रूर, ये है वो प्लांट सोर्सेज़ जहाँ से हम अपना आयरन ले सकते हैं। जैसे कि हमारा राजमा हो गया, जैसे हमारा सोयाबीन हो गया, जैसे हमारे ओट्स हो गए, जैसे हमारे बादाम, हमारी पम्पकिन, जो हमारा ये कद्दू के बीज हो गए, ये हमारा अंजीर हो गया, और हमारी सारी हरी पत्ते, मैंने यहाँ पे केवल स्पिनाच की फ़ोटो रखी है, बट बथुआ, चौलाई, सरसों सब में एकदम बहुत बढ़िया जो है आयरन होता है। ठीक है? तो इन सबको, छोला, हमारा छोला राजमा, जैसे हम लोग का नहीं फेवरेट है, हफ्ते में 1 दिन बन जाए तो क्या बात है। तो बस वैसे ये हमारा हीमोग्लोबिन को बढ़ाते हैं। तो आप जो है उसके द्वारा आप अपना आयरन बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ा दीजिए दी।
ये मैंने एक स्लाइड इसलिए रखी है, हालाँकि मैं इसके विषय में आपको बता चुकी हूँ कि हमें जो है पनीर जो होता है इसमें भी अच्छा खासा आयरन और कैल्शियम और कार्बोहाइड्रेट तीनों चीज़ें होती हैं इसमें। हेल्पर कौन है हमारे आयरन एब्ज़ॉर्प्शन का दोस्त कौन है आयरन का? विटामिन सी। विटामिन सी का मतलब है हर खट्टी चीज़ में हमारा जो है विटामिन सी होता है, चाहे वो ग्रेप्स हो, चाहे वो नींबू हो, चाहे हमारे ऑरेंजेस हो, ठीक है? तो इन सब में हमारा ब्लॉकर कौन है? चाय, ठीक है? तो चाय 1 घंटा आगे-पीछे हमें अवॉइड करनी है, ठीक है? आगे दीदी? ये मैंने उसकी मात्रा के साथ लिखा है। ये मैंने स्लाइड इसलिए यहाँ पे रखी थी ताकि आपको पता चले किसमें कितना होता है। अब इसमें हमारा चिया सीड भी है, इसमें हमारा तिल के लड्डू कितने खाए जाते हैं इस मौसम में। इसमें कैल्शियम भी भरपूर होता है और आयरन भी अच्छा मात्रा में होता है। तो इसलिए मैंने इसमें इस स्लाइड इसलिए रखी थी ताकि आपको पता रहे, जैसे छोले हो गए, इसमें 4.7 मिलीग्राम होता है 1 कप में, ताकि आपको मात्रा का भी अंदाज़ा रहे किसमें कितना होता है। आगे दीदी? अच्छा, अब ये मैंने आपको बताया कि हमें क्या-क्या करना है, हमें जो है क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इसलिए मैंने इस स्लाइड को यहाँ पे रखा है आयरन और टैबलेट, और एक जो बड़ी-सी गोली बनाई है ना वो डीबर्मिंग कीड़े वाली गोली है। तो ये हमें ज़रूर से खानी है कितने प्रेगनेंसी में 180 दिन और उसके डिलीवरी के बाद भी 180 दिन। किसके साथ लेना है? प्रेफरेबली नींबू पानी के साथ। हरी पत्तेदार सब्ज़ी, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप सात्विक हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। हाँ, बिल्कुल, तिल के लड्डू बिल्कुल बहुत अच्छे रहते हैं, आप ले सकते हैं। ठीक है? स्प्राउटेड पल्सेस हमारी मूँग दाल हो गई, हमारे मूँगफली हो गई, तो जो ये हमारा स्प्राउट होता है ना, इसमें हमारा बी12 भी होता है। बी12 भी हमारा खून बढ़ाने के लिए ज़रूरी होता है, तो इसलिए हमें जो अंकुरित हमारा जो अनाज है, वो तो ज़रूर से ही खाना चाहिए। चाय, कॉफ़ी को बिल्कुल नो, 1 घंटे आगे-पीछे, ठीक है? और ये चेकअप के लिए कि आपको जाके अपना चेकअप कराना है। आँखों से हम जान चेक करते हैं, तो आपने देखा होगा, ज़बान दिखाओ, अपनी आँखें दिखाओ, तो उससे हम जान जाते हैं कि खून की कमी है या नहीं। अगली स्लाइड दीदी। अच्छा, एक और चीज़, जिनको बहुत खून की कमी होती है ना, उनमें जो होते हैं नाख़ून जो होते हैं वो बिल्कुल फ्लैट चम्मच जैसे हो जाते हैं। एक होता है फ्लैट नेल, एक होता है बिल्कुल ऐसे ऐसे ही हो जाएँगे, जिनको बहुत कमी होती है। तो जैसे अपने आस-पास आप देखें तो आप इस चीज़ को बताएँ कि हाँ, देखो तुम्हारा जो है यहाँ से होंठ फटने लगते हैं, टंग बड़ी खराब-सी हो जाती है, ठीक है? ये बिल्कुल चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ जाता है, ठीक है? बहुत अधिक मात्रा में ना खाएँ। गरम की तासीर का मत ये इसके विषय में ज़्यादा अच्छे से संगीता दीदी आपको बताएँगी, लेकिन तिल में अच्छा वो होता है, इसलिए मैंने आपको इसकी अभी जानकारी बाद दी में है। हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हाँ। अभी बीच में प्रश्न मत करिए, अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। और ये मैंने ये स्लाइड सिर्फ़ इसलिए रखी है डीवर्मिंग की, कीड़े वाली, ये बच्चे भी बना के मैंने इसलिए दिखाया है कि जो डीवर्मिंग होती है, आपने एक ये सुना होगा, अपने दिमाग में हमेशा बाँध लें, साल में 2 बार अपने परिवार की डीवर्मिंग ज़रूर से करनी है, ठीक है? बच्चों की भी, बड़ों की भी, चाहे स्कूल वाले बच्चे हो, रिप्रोडक्टिव जो हमारी गर्भवती महिलाएँ हैं, उनकी हम 1 टैबलेट देते हैं, ठीक है? इसलिए मैंने इस स्लाइड को रखा था। आगे दी। तो बच्चों को भी खिलाएँ ताकि उनको भी खून की कमी ना होए। ये मैंने ये चार्ट रखा है, इससे कोई वो मतलब नहीं, बस ये मैं आपको सिर्फ़ एक थोड़ा-सा जानकारी देना चाहती थी, बस इसलिए मैंने इसको रखा है। अगर मान लीजिए आप में से किसी का खून कम हो गया, तो हम किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, इसके लिए बस ये रखा। तो अगर खून कम है, एक होगा कि बहुत ही कम है, ठीक है? अगर 5 है तो फिर मैं हम तुरंत कहेंगे नहीं तुम भर्ती हो जाओ बेटा, तुम्हें दिक्कत है, आप किसी भी चाहे शुरू की तिमाही में हो या बीच की तिमाही में हो या आखिरी की तिमाही में हो, ठीक है? तो आप जो है उसमें क्या करेंगे, हम फिर भर्ती करके ब्लड चढ़ाएँगे, ठीक है? तो हमें ये स्थिति नहीं आने देनी है, इसलिए गर्भ संस्कार हम इसलिए हो रहा है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें क्यों है, और जो संगीता दीदी का ये पहल है कि हमें बिल्कुल ये मतलब पूरे हमारे फॉक्सी की, हम सबकी, सरकार की भी पहल है कि हम बिल्कुल भी किसी महिला को खून की कमी होने ही नहीं देंगे, और जो कि बिल्कुल रोका जा सकता है। सब आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में है। जो एक जानकारी वाला बिंदु है, उसके लिए आज संगीता दीदी ने यहाँ पे हम लोग को बुलाया है। दीदी थोड़ा-सा पीछे कर दीजिए। तो हमें क्या करना है, हम तुरंत भर्ती करेंगे, हम उनको जो है डिलीवरी कराएँगे। जो डिलीवरी कराने वाला अवस्था में होगा उसका डिलीवरी कराई जाएगी। बच्चे में जो कॉम्प्लिकेशन होंगे उनको मैनेज किया जाएगा। अब हम उनकी बात करते हैं जो प्रिवेंशन वाले स्टेज में है। कौन? जो मॉडरेट एनीमिया या माइल्ड एनीमिया वाले हैं। उसमें हम क्या करेंगे? उसमें जो है अगर हमने पहले उनको, हमारे पास अगर समय है मतलब डिलीवरी से के थोड़ा दूर है, शुरू की तिमाही है या बाद की तिमाही या आखिरी में भी 34 हफ्ते से कम का समय है, ठीक है? तो मतलब हमारे पास इतना समय है कि हम हीमोग्लोबिन बढ़ा सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम उनको 2 टैबलेट देंगे आयरन फोलिक एसिड की और उनसे कहेंगे आप खाएँगे। फिर क्या करेंगे, 1 महीने बाद हम आपको टेस्ट के लिए बुलाएँगे और क्या करेंगे, चेक करेंगे हीमोग्लोबिन बढ़ा कि नहीं बढ़ा। ठीक है? अगर आपने सही से खाया है, 2 बातें होंगी, या तो आपने सही से खाया होगा या अगर आपको उल्टी वगैरह होने लगी तो आपने बंद कर दिया और फिर आप डॉक्टर से हो सकता है आप गलत बता दें।
कि नहीं, नहीं मैडम हमने तो खाया था, लेकिन हीमोग्लोबिन बढ़ा। अब हम सोच रहे हैं बैठ के, क्या हो गया भाई हीमोग्लोबिन क्यों नहीं बढ़ रहा है? तो आप पहला बात अपने डॉक्टर को सही-सही बताइए और जैसे ही आपको दिखो आपका हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है, तो आप ज़रूर से बताइए कि हाँ, डॉक्टर साहब हम खा रहे हैं, आप पत्ता भी लेके जाइए। और हम कैसे आपकी बात को जान सकते हैं? क्योंकि जो भी आयरन खाता है, उसकी लैक्टिन काली होती है। ये बहुत ही सामान्य है, आपने देखा भी होगा कि जब आप हरी पत्तेदार सब्ज़ी खाते हैं, उसके बाद भी काली होती है, क्योंकि उसमें अच्छा खासा आयरन होता है। ठीक है? तो ये सामान्य है, इसमें कुछ भी घबराने वाली बात नहीं। तो हम उससे समझ जाते हैं कि हाँ, आपको लैक्टिन काली नहीं हो रही, इसका मतलब आपने नहीं खाया। और हम क्या करते हैं, हम पत्ते मँगाते हैं। अब उसमें भी अगर कोई मरीज़ ऐसा है जिसको कुछ भी नहीं पता ना, वो पत्ते गोलियाँ निकाल के केवल चलाए, हमारी गोलियाँ बर्बाद करके च च वो चला जाए सरकार की वो गोलियाँ जो हम किसी का फ़ायदा कर सकती थी, ठीक है? तो ये नहीं करना है। अपने से कभी भी झूठ नहीं बोलना है ना? ये तो आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो ना, तो ये गलत बात है। अगर आप नहीं खा पा रहे हो, आके आप मिलो, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं इनको मैनेज करने के, लेकिन अपने डॉक्टर को सही बात ही बतानी है। तो बहुत अच्छी बात है अगर हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, तो फिर हम आपको आगे की दवाइयाँ देंगे और आपको घर भेज देंगे। दूसरी परिस्थिति ये आती है कि आप सही से खा रहे हो, लेकिन आपका हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम आगे के टेस्ट पे बढ़ेंगे, ठीक है? आगे के टेस्ट में क्या हो सकता है? आगे हो सकता है आपकी आंतें जो है एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पा रही हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको पहले बोला था क्या-क्या हो सकता है? थैलासीमिया हो सकता है या पैनसाइटोपेनिया जो और बड़ी बीमारियाँ हैं, या हो सकता है कि हमारी बी12 की कमी हो, या हो सकता है फोलिक एसिड के कोई एंजाइम हमारी बॉडी में ना होए, ठीक है? तो इसलिए हम जो है इन सारी चीज़ों का आगे टेस्ट कराएँगे। सपोज़ सब कुछ ठीक था, ये वाले प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम यही था कि आपकी आँतें तैयार नहीं थी उसको ले पाने के लिए, या आप नहीं ले पा रहे थे समहाउ दवाई। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास अगला स्टेप आता है आयरन लगाने का, जिसको हम इंजेक्शन के आयरन बोलते हैं। इसमें एक बड़ा अच्छा रिवॉल्यूशन हुआ है। इसमें क्या रिवॉल्यूशन हुआ है? इसमें अब ऐसे इंजेक्शन आ गए हैं, पहले के जो शुरुआती इंजेक्शन हुआ करते थे ना, जो अभी से 10 साल पहले लगते थे, वो बहुत ही कष्टकारी होते थे, बहुत गाढ़ा इंजेक्शन होता था, बहुत दर्द होती थी, तो हम उसको आईएम लगाया करते थे। अब क्या आ गया है? अब आईवी इंजेक्शन आ गए हैं। आईवी इंजेक्शन में भी 2 प्रकार के इंजेक्शन आते हैं। एक आते हैं जो 1-1 दिन छोड़ के लगाते हैं, उसमें आपको भर्ती रहना पड़ेगा, वो ऐसे नहीं लगा सकते, तो हम पहले आपको भर्ती करेंगे, फिर आपको इंजेक्शंस लगाएँगे। दूसरा इंजेक्शन एक आ गया है जिसे हम बोलते हैं फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज़ का इंजेक्शन। ये थोड़ा-सा कंपैरेटिवली महँगा है, लेकिन अगर आप ओवरऑल थेरेपी चेक करोगे तो जितना प्राइस इसका पड़ता है उतना ही इसका भी पड़ जाता है। क्योंकि इसका करीब हमें 5-6 डोज़ेज़ लगाने पड़ते हैं जो 1-1 दिन छोड़ के लगाते हैं और ये एक बार में लगता है। तो इसको जो है हम लगाते हैं और इसको 1 हफ्ते बाद हीमोग्लोबिन टेस्ट कर सकते हैं। इसमें भी लगभग उसमें लगेंगे 6 इंजेक्शन, लगभग वो हमें चेक करना पड़ता है कितनी कमी है, 6 हीमोग्लोबिन है, 8 है या 10 है, उसके हिसाब से लगाया जाता है। ठीक? जो ये कार्बोक्सी माल्टोज़ इसे एक बार के इंजेक्शन लगाने से एक ही बार में लगाया जाता है। डोज़ डिपेंड करता है, बहुत कमी है तो भई एक और लगाना पड़ेगा, वैसे एक से काम चल जाता है। ठीक है? तो ये एक रिविज़न था जो मैं आप लोगों को ज़रूर से बताना चाह रही थी। जहाँ तक हो सके खून चढ़ाने की नौबत नहीं आनी चाहिए, लेकिन हाँ, अगर ऐसी स्थिति में आप आए हैं तो फिर हमें आपको अपने साथ कुछ लोगों को लाना पड़ेगा जो आपके लिए आपको ब्लड देंगे, फिर वो हम चढ़ाएँगे। ब्लड चढ़ाने के बहुत से खतरे भी होते हैं, बहुत से लोगों को रिएक्शन हो जाती है जैसे कि आयरन से भी होती है। लेकिन जो है इसलिए हम ये चाहेंगे कि हमें ब्लड तक नौबत ना पहुँचे, हम उससे पहले ही उसे पूरा कर लें। यही हमारे आज के कार्यक्रम का एक मुख्य उद्देश्य है, इसलिए हम आज का कार्यक्रम कर रहे हैं कि ये स्थिति यहाँ तक ना पहुँचे। नेक्स्ट स्लाइड दीदी। ये हमारा एक वो है जिसमें हमें जो कम हीमोग्लोबिन वाली महिलाएँ हैं, सरकार इसके लिए बिल्कुल तत्पर है कि नहीं ये चीज़ हमें ज़रूर से खत्म करनी है और मुझे पर्सनली इसमें इसलिए इतना इंटरेस्ट है क्योंकि मैं जब अपनी 22 साल की, 25 साल की महिलाओं को ना मौत से जूझते देखती हूँ, तो मेरा हृदय बिल्कुल रोता है लिटरली ये चीज़ देख के कि इसका अभी 1 बच्चा है या अभी 2 बच्चे हैं, इसका परिवार कैसे चलेगा? तो वो बड़ा कष्टकारी समय होता है हमारे लिए और हम अपनी जी-जान लगा देते हैं कि हम कैसे उस मरीज़ को बचा लें, ब्लड चढ़ा दें, इंजेक्शन लगा दें और अगर कोई शुरुआत में आ जाता है तो हम उसको शुरू से ही चीज़ों पे रखते हैं कि हाँ, हम ब्लड देंगे, तुम्हें टैबलेट्स खिलाएँगे, नहीं हुआ तो फिर आईवी इंजेक्शन पे रखेंगे। तो आप लोगों से मेरा हृदय से अनुरोध है कि आप टेस्ट ज़रूर कराएँ। ये तीनों हीमोग्लोबिन हम तीनों ट्राइमेस्टर में कराते हैं क्योंकि बीच में कम होता है ना, तो इसलिए हम 3 बार ब्लड टेस्ट ज़रूर से कराते हैं। तो वो आप ज़रूर तिमाही में जाके अपना बीपी चेक कराएँ और अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट कराएँ और दवाइयाँ ज़रूर खाएँ। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, इससे उन महिलाओं को जो मैं आके यहाँ देखती हूँ, वो अगर स्वस्थ निकलेंगे ना तो मुझे लगेगा कि मेरा ये प्रयास सफल हो गया। तो प्लीज़ इसको आप हृदय से आप इसको अपने कंठस्थ कर लें कि नहीं हमें ज़रूर जाना है और सिर्फ़ आप ही नहीं, आप वो समझदार जागरूक महिलाएँ हैं जो अपने आस-पास की महिलाओं को भी इसके लिए प्रेरित कर सकती हैं। मैंने आपको इसके लक्षण भी बता दिए हैं, आपको टेस्ट भी बता दिया कि आप देखेंगे अरे! तो बिल्कुल सफ़ेद हो, उसको ये ना समझिए गोरी है वो। अगर वो साथ में थक जा रही है या कुछ दिक्कत है इसका मतलब खून की कमी है। ठीक है? तो आप ज़रूर मुझे उम्मीद है कि आप इसमें ज़रूर सहयोग करेंगे।
और ये एनीमिया मुक्त भारत का हमारा संकल्प है जिसको हमें हर हाल में 2030 तक पूरा करना है और इसमें आप लोग का सहयोग चाहिए।